नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर अभी दिखेगा, उसे नोट कर ले। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपने सवाल हमें भेजें। अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर भेजें, बिना नाम भेजे अपना सवाल नहीं भेजें, और साथ ही अपने शहर का नाम भी भेजें। हमारे दो मेहमान होंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अजय केडिया हमारे साथ, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड, और साथ ही वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड से करेंगे क्योंकि गोल्ड में ज़बरदस्त रैली चल रही है। ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स पर गोल्ड का फ्यूचर्स $2700 के पार निकल चुका है। एमसीएक्स पर सोना 75,500 के ऊपर है। कल हमने शुरुआती कारोबार में 76 का नया रिकॉर्ड भी देखा था, 76,000 रुपए का। आज भी रिकॉर्ड के बेहद करीब ही कारोबार हो रहा है। बीरेन जी, क्या लग रहा है, ये जिस तरह की तेजी गोल्ड में चल रही है, ये कब तक चलेगी? अब सवाल उठता है कि क्या कभी बड़े करेक्शन की भी संभावना तो नहीं है, क्योंकि गोल्ड में अभी उस तरह का हेल्दी करेक्शन दिखा नहीं है। और दो चीज़ें, एक तो यूएस गोल्ड फ्यूचर्स में स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशन बढ़ने की खबर आ रही है, और दूसरा सेंट्रल बैंकों की जो खरीदारी की रफ्तार थी वो अभी फिलहाल नहीं है, उसके बावजूद सोना चल रहा है। आप क्या मान रहे हैं, इस तेजी के पीछे वजह क्या है, और क्या जल्द ही ये करेक्शन भी देखने को मिल सकता है? तो फेड रेट कट, जो जंबो रेट कट आया, और ईसीबी का उसके पहले जो जंबो रेट कट आया 60 बेसिस पॉइंट, इन्होंने ये तेजी का टोन बनाया था। उसके बाद चाइना ने रेट कट भी किया, रिजर्व कट भी किया, आरआर कट, और साथ ही बहुत रेयर कदम के हिसाब से फिस्कल स्टिमुलस यानी कैश पैसा बांटने का भी अनाउंसमेंट किया। आज पोलिट ब्यूरो की जो मीटिंग थी उसमें भी फिस्कल सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट वाली बात कही है। मीन्स 2013 में जो यूरो के मामले में था, वॉट एवर इट टेक्स, उस तरह की ये मोमेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी सपोर्ट और भी तेजी को शायद बढ़ावा दे सकता है। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो इंडियन टर्म्स में हम इसको 77,200-300 तक देख पाएंगे, मे भी आगे शायद जा पाए। कॉमेक्स के हिसाब से देखें तो 27,50-70 का लक्ष्य आएगा। फ्यूचर्स में लंदन स्पॉट के हिसाब से देखें तो 2710-20 का लक्ष्य आएगा। शंघाई गोल्ड के हिसाब से इसका टेक्निकल ऑब्जेक्टिव 614 युआन हो रहा है। तो सभी मार्केट्स, एमसीएक्स, लंदन, कॉमेक्स, शंघाई गोल्ड, सभी का कन्विंसिंगली बुलिश सेटअप है। चलिए, सवाल भी अब लेने लगते हैं। नितिन है कानपुर से, चांदी पर सवाल इन्होंने भेजा है। 88,500 रुपये पे इन्होंने चांदी खरीदी है। केडिया जी, इनको क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए, जोरदार मुनाफा हो रहा है इनको, या निकल जाएं? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। देखिए, हम अगर देखते हैं तो सोने, चांदी या हम सभी कमोडिटी के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखते हुए दिखाई दे रही है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स मल्टी मंथ लो पे पहुंच चुका है, 100 के नीचे चले गए, इसी के रिजल्टेंट हमने देखा सभी कमोडिटी में रैली थी। खास करके जो ट्रिगर पॉइंट था वो फेड के आधे % की गिरावट थी, और साथ में डोर ओपन है नवंबर में जो प्रोबेबिलिटी बन रही है अब 62% की बन रही है, जिसकी वजह से हमने सोने और चांदी में रैली देखी है। टाइमिंग मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है 90,500 के ऊपर। मुझे लगता है वापस नए हाई की तरफ चांदी बढ़ रही है, बट पिछले एक हफ्ते की जो बड़ी तेजी के बाद एक टेक्निकल पुलबैक जरूर पॉसिबल। तो सबसे पहले इनको ये समझना है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर हम ईयर एंड की बात करें तो चांदी 1 लाख के ऊपर और मार्च तक 1.25 लाख के ऊपर आराम से जाती हुई दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। अगर ये 2 से 3 महीने की अवधि लेके चल रहे हैं तो आराम से चांदी 1 लाख के ऊपर आती हुई दिखाई देगी। इनको बने रखना चाहिए पोजीशन। अमित है नासिक से, इन्होंने भी सेमी पोजीशन ले रखी है। 89,200 रुपए पे चांदी लॉन्ग कर रखा है। क्या करना चाहिए वीरेन जी इनको? बने रहें या अभी निकल जाएं? आज जो तेजी है उसमें निकलने की सलाह देंगे आप? नहीं, मैं प्रेफरेबली होल्ड लॉन्ग बायस हूँ इसमें। मेरे हिसाब से इनिशियल टारगेट जो आएगा वो 94,400 का आना चाहिए। कॉमेक्स में लंबे समय के बाद 3260 का जो रेजिस्टेंस है वो पार हुआ है, तो मैं भी हम 3310, 3320 तक देखेंगे। इंडियन टर्म्स में 9500 तक का ऑब्जेक्टिव अवेलेबल आ सकता है। थोड़ी ओवर रेटिंग है सिल्वर और गोल्ड दोनों में,
बट मेन ट्रेंड इसका फिलहाल बुलिश है। आगे का ट्रेंड आपको बुलिश लग रहा है, इसलिए तेजी की पोजीशन में आप बने रहने की सलाह यहां पर दे रहे हैं। अगले दर्शक हैं श्री एसएन ज्वेलर्स से, इन्होंने सवाल भेजा है और दूसरा सवाल विपिन जैन का है दिल्ली से। दोनों यही एक ही सवाल है कि चांदी करंट लेवल पे खरीदारी करें या ना करें। बीरेन जी क्या जवाब देंगे, चांदी करंट लेवल पे खरीदना चाहिए या नहीं? मार्केट ओवरबॉट है थोड़ा, बट फिर भी मैं ऐसा प्रेफर करूंगा कि बाय साइड करके सामने पुट ऑप्शन का प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट की वॉलेटिलिटी बड़ी है। तो सिंपली स्टॉप लॉस अगर कोई रखता है 1,500-2,000 रुपए का, तो उड़ जाता है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। बट तो पुट प्रोटेक्शन है अगर, तो डाउनसाइड करेक्शन में वो कहीं प्रोटेक्शन रिस्क मैनेजमेंट में दे सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 843 में। बीरेन जी क्या करना चाहिए? 843 की शॉर्ट पोजीशन है, आज अच्छी तेजी है, क्या इनका भाव वापस नीचे मिलेगा? क्या बहुत दूर तो है नहीं? ये एक्सपायरी काफी एक्सपेंसिव एक्सपायरी हुई थी, 15 रुपए, सुपर बिग स्टिमुलस, आउट ऑफ लॉजिक काइंड ऑफ स्टिमुलस है। तो इसकी इफेक्ट कम से कम 4-5 दिन तो रहनी चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कभी दूर नहीं है तो निकल जाना चाहिए, बेटर टू बी सेफ, ये मोमेंटम देखते हुए और लिक्विडिटी सेटअप देखते हुए। और मोमेंटम देखने के लिए कॉपर के शॉर्ट पोजीशन से निकलने की सलाह है। आपको नीचे का डिप दिखे उस समय निकल जाए। किरिया जी आप भी सलाह दे दीजिए क्रिश को, क्या सलाह देंगे? शॉर्ट पोजीशन है 843 में, क्या करें? हाँ बिल्कुल, अगर हम कॉपर की बात करें तो रैली काफी अच्छी थी, जहां पे हमने लगभग 770 से मार्केट में 850 का जंप आते हुए देखा। जिस ढंग से चाइना ने 1 ट्रिलियन युआन का इन्फ्यूजन और साथ में कमिट किया कि रेट कट आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि अक्टूबर में रीस्टॉकिंग होती है फेस्टिवल से पहले, और जनवरी में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं चाइनीज न्यू ईयर से पहले ये जो पीरियड होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक डेफिनेटली तेजी जरूर है, बट इतनी बड़ी रैली के बाद एक छोटा छोटा करेक्शन भी आता रहता है। तो मुझे लगता है कि इनको अगर प्राइजेस में करीबन 844 के आसपास मिलता है तो बेटर निकल जाइए। ध्यान रखिए अगर 854 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो हम जल्द प्राइजेस को 870 पे भी आते हुए देखेंगे, क्योंकि एक तरफ डॉलर की गिरावट है, दूसरी तरफ हम चाइना से जो स्टिमुलस है वो पूरे ही बेस मेटल को सपोर्ट कर, तो बेटर है शॉर्ट में नहीं रहना चाहिए, खास करके कॉपर में। में शॉर्ट में नहीं रहने की सलाह दोनों एक्सपर्ट्स यहां पर दे रहे हैं। तो आप नीचे जब मौका मिले तो कोशिश करें अपने भाव के आसपास निकल जाए, बेहतर होगा। ये सलाह दोनों एक्सपर्ट्स की है। विपिन जैन दिल्ली से है। चांदी इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 92,200 के आसपास। केडिया जी क्या करना चाहिए? इनके शॉर्ट पोजीशन में बने रहें या निकल जाए? अभी तो नुकसान हो रहा है, क्या इनको मौका मिलेगा अपने भाव के आसपास भी निकलने का? देखिए पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ी है। जैसे हमने उस दिन भी देखा था कि 91-92 का लेवल छूने के बाद अचानक 88-85, तो एक्सपेक्टेशन है कि टेक्निकल पुलबैक दिखा जरूर सकता है, लेकिन फंडामेंटल लॉन्ग टर्म बहुत तेज है। इसके लिए हम देख रहे हैं जब तेजी आती है तो और ज्यादा बढ़कर आती है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ये बने रह सकते हैं, क्योंकि आज शाम को 6:30-7 के बाद जो स्पीच रहेगी ये काफी इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल मुझे लगता है 94-500 का जो जोन है ये अचीव कर सकता है। तो इनको 94-500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, क्योंकि उसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि 95 एक साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। और डाउन साइड में मैक्सिमम इनको जो मिल सकता है वो मुझे लगता है कि 92 के आसपास मिल सकता है। तो आज दिन में अभी तक तेजी देखी गई है, शाम को 7:30-8 के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहिए। और थोड़ा ध्यान रखिए कि अभी अगला 2-3 महीना जो रहेगा वो सोने और चांदी के लिए काफी अच्छा है, तो शॉर्ट प्रेफर्ड नहीं रहेगा। गुजरात से 92,000 चांदी लॉन्ग है। केडिया जी निकले अभी मुनाफा लेके या बने रहें और फायदा इनको होगा? स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये इंटरडे ट्रेड के हिसाब से है तो बेटर है कि शाम का थोड़ा वेट कर लीजिए। 94-500 के लेवल में इनको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अगर ये लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं, लंबी अवधि एज ऑफ नाउ वॉलिटिलिटी की वजह से मैं पकड़ता हूँ 1.5 से 2 महीने की अवधि के लिए पकड़ते हैं, तो इनको बने रहना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है चांदी नया हाई भी लगाता हुआ दिखाई, अगर मैं जो समझा उनकी पोजीशन, तो बेटर है कि शाम को जब 94-500 मिले तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नीचे के भाव के भी काफी लोगों ने खरीद रखा है। 88 से लेके 92,000 तक के कई बायर है, कई सवाल वैसे ही हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस बता दीजिए, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दीजिए, ताकि जो घर मुनाफा आ रहा है उसे वापस ना जाने दे।
देखिए फ्रैंकली वॉलिटिलिटी बहुत ही ज्यादा सीवियरली हाई है एज ऑफ नाउ, बट मुझे लगता है कि 89 200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, बिकॉज आज हम देख रहे हैं 2,500-3,000 का मूवमेंट चांदी में आम बात है। तो मुझे लगता है 89 200 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए ट्रेलिंग का। ऊपर में 94 500 से 95 का एज ऑफ नाउ इमीडिएट टारगेट दिख रहा है। आम देवासी मारवाड़ राजस्थान से नेचुरल गैस में क्या करे, क्या करना चाहिए बीरेन जी, एनजी? नेचुरल गैस में बाय साइड में इसकी रोलर कॉस्ट काफी काफी ज्यादा है, तो मैं बाय साइड प्रिफर नहीं करता हूँ इसमें। कहीं 300-305 के आसपास आगे का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें शॉर्ट जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसमें टाइट होना चाहिए, सेल एंट्री से 10-12 रुपये का ही। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, स्वाति जी हैं। इन्होंने नासिक से सवाल भेजा है। क्रूड बाई है 208 पे ऑप्शंस खरीदा है, स्ट्राइक का इन्होंने भेजा नहीं है, क्लियर भेजिए। नेचुरल गैस इन्होंने बाई कर रखा है फ्यूचर्स में 241 पे, और क्रूड ऑप्शंस बाई है। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको, स्वाति जी को? देखिए जब क्रूड ऑप्शन बाई है तो मुझे लगता है कि लोगों ने कॉल ज्यादा बाई कर रखा है, क्योंकि हमने कंसोलिडेशन देखा है। व्यू हमारा भी है कि थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। आज मॉर्निंग के सेशन में हमने एक अच्छी गिरावट जरूर देखी है, जिस दिन से इन्वेंट्री का डेटा और थोड़ा सा जो लीबिया में जो कंसर्न था वो कूल ऑफ होने की वजह से। बट ध्यान रखना है अपने को, 2 दिन की जो तेजी है वो क्यों आएगी, उसमें है हरिकेन। गल्फ ऑफ मेक्सिको में पिछले हफ्ते भी एक हरिकेन था और आज एक हरिकेन और लैंड ऑफ हो रहा है। जब भी ऐसा होता है तो हम ज्यादा करके देखते हैं कच्चा तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई डिस्टर्बेंस होती है जो तेजी करे। तो जो कॉल है उसमें बने रहिए। मुझे लगता है कि वापस प्राइजेस कल तक 5,950 से 6,000 तक का लेवल मिलेगा, जहां पे इनको एग्जिट के लिए मौका बनेगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर भी वेदर पैटर्न जो है वो दिखाता है, क्योंकि जब भी तूफान आता है तो जनरली हम देखते हैं इनिशियली डिमांड कम हो जाती है, बट सप्लाई कंसर्न जो है वो नेचुरल गैस को और ज्यादा पुश करता हुआ दिखाई देगा। तो नेचुरल गैस में लॉन्ग में बने रहिए। स्टॉप लॉस एक इंपॉर्टेंट रहता है, तो नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि करंट लेवल से आप बने रहिए। 232 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट 246 का है, बट हो सकता है कि अगर ये हरिकेन इंपैक्ट ज्यादा करता है तो 254 से 256 तक का भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। तो बने रहिए लॉन्ग पोजीशन। ओके, गगन है दिल्ली से। क्रूड और सोने पर केडिया जी आपकी राय चाह रहे हैं, बता दीजिए, लेवल से बता दीजिएगा। देखिए कच्चे तेल में मुझे लगता है कि ऑलरेडी सेल ऑफ आ चुका है। यहाँ से करंट लेवल से एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है 2 आवर्स 4 आवर्स पे, जिसका मतलब है मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। टेम्पररी मुझे 5,900 लग रहा है, बिकॉज पिछले 3 दिनों में हमने 6,000-6,020 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। तो 5,900 के लिए इनको बने रहना चाहिए। वहीं अगर हम सोने की बात करें तो आज शाम का जो मीट और स्पीच रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट है। हायर साइड में 76 तोड़ता हुआ नहीं लग रहा है, तो ऊपर में 75 900 950 तक मिलता है। वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग इंटरडे की पोजीशन के लिए कर लेना चाहिए। एक दर्शक इन्होंने नाम भेजा है, मीता जैन नाम है। क्रूड बाई है 5,855 पे, क्या करना चाहिए बीरेन सर? 5,855 पे बाई है। टेम्पररी थोड़ा अपसाइड इसमें आ सकता है। एक तो चीन की जो राहत पैकेज है उसका थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। लेबनान वॉर, मिडिल ईस्ट तनाव है, वो एक्सपांड हो रही है वॉर, उसका भी थोड़ा सपोर्ट शायद मिलना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि अपसाइड में हम इसको 6,6100 तक शायद रिकवरी बाउंस में देखेंगे। आगे यूरोप का भी शायद रेट कट आएगा, उसका भी मे बी सपोर्ट मिलना चाहिए। अर्जुन माली नासिक से, एक साल में सोना कहां तक जाएगा? बीरेन जी क्या लग रहा है, एक साल में सोने का टारगेट आपका क्या है? मैं इतना लंबा टारगेट नहीं प्रीफर करूंगा। मैं 5 नवंबर में अमेरिकन इलेक्शन का जो आउटकम होगा उसके बाद लंबा व्यू बनाऊंगा। फिलहाल तब तक ही मैं सोच रहा हूँ। जी आप अपना टारगेट बता दीजिए एक साल का। देखिए जैसे पिछले साल दिवाली पे हमने रिपोर्ट निकाली थी, जहाँ पे 24 में 2400 सोना रखा था और हम 2700 पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। अगर हम अगले एक साल की बात करें तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है 3,000 से $3,100। डोमेस्टिक मार्केट में एज ऑफ नाउ 80,000 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट मुझे लगता है एक साल की अगर बात करें तो ये 85,000 तक का भी लेवल सोने में दिखेगा, जिस ढंग से हम ETF में बाइंग, सेंट्रल बैंक की बाइंग, डॉलर में डी डॉलराइजेशन चल रहा है, ये सबको देखते हुए सोना अगले एक साल के लिए भी पॉजिटिव दिखाई देता है। ओके, तो एक साल के लिए भी पॉजिटिव यहां पर दिख
दिख रही है। चलिए, हमने मनोज झा जो कामाख्या ज्वेल्स के एमडी हैं उनसे भी बातचीत की थी गोल्ड को लेकर कि ये जो रिकॉर्ड रैली चल रही है कब तक चलेगी और इस रिकॉर्ड रैली में आपको क्या करना है, डिमांड पर क्या असर हुआ है, क्या ज्वेलर्स की डिमांड कम हो गई है, त्योहारी सीजन में क्या कुछ बिक्री कम तो नहीं हो सकती है। तमाम मुद्दों पर चर्चा की, आइए सुन लेते हैं। सोना एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पहले इंटरनेशनल मार्केट और अब घरेलू बाजार में भी रोज अब नए रिकॉर्ड बनने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि कब तक ये रैली चलेगी, अगर खरीदना है तो किस भाव पे खरीदे, कहाँ पर मौका उन्हें मिलेगा एंट्री का। लेफ्ट आउट वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है बहुत लोगों के मन में। यही चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, मनोज झा हैं, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, ये गोल्डन रैली कब तक चलने वाली है? सर, ये गोल्डन रैली है कि सिल्वर रैली है, आई डोंट नो, क्योंकि भाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो इस भाव को लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और क्या होता है, इससे डिमांड सप्लाई पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो ओवरऑल जो इंडिया में आप देखेंगे थोड़ा सा नरमी आई है ग्राहकी में। ये बात बहुत अच्छी है कि लोगों का भाव बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट के प्राइस बढ़ गए हैं और लोगों को फील गुड फैक्टर अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो नए लोग हैं जिनको ख़रीदना है, जिनके घर में शादियां हैं, अभी आगे नवंबर का सीज़न है, अभी दिवाली का सीज़न है, तो उनको ये भाव में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड और भी ऊपर जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड प्राइस काफ़ी पीक पे आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट कंसिडरेशन आ सकती है, थोड़ा कंसिडरेट हो सकता है। ओके, आप रिसर्च भी काफ़ी करते हैं गोल्ड के प्राइसेस को लेके, फंडामेंटल्स, ट्रिगर्स को लेके। क्या लग रहा है, अगर मुझे खरीदना होगा तो क्या एडवाइस देंगे, किस भाव पे मुझे खरीदना चाहिए? सर, अभी जो प्राइसेस आ रहे हैं किसी ने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये प्राइस लेवल आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड में किसी भी अच्छे एनालिस्ट ने इस तरह का आएगा, लेकिन इतने कम टाइम में आ जाएगा इसका एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं था। उसका सबसे बड़ा रीज़न, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जियो पॉलिटिकल टेंशन है। हर $100 के पीछे एक नया लड़ाई शुरू हो जाती है, तो नया जियो पॉलिटिकल टेंशन आ जाता है। रेट कट तो वगैरह जितने हैं ये सब ऑलरेडी डिस्काउंटेड थे, तो मैक्सिमम रीज़न डिस्काउंटेड हैं। अब ये इतना जो शार्प रैली आई है वो डाइजेस्ट करने जैसी नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जो एंड यूज़र हैं, ज्वेलरी जिनको ख़रीदना है, तो उनको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके घर में शादी है या दिवाली के सीज़न के लिए लेना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से भी ऊपर का भाव उनको देखना पड़ जाए। तो इसलिए जो भी भाव है उस भाव में वो खरीदी कर लें। लेकिन कोई बुलियन इन्वेस्टर हैं तो उनको वेट कर सकते हैं। ओके सर, अब मेरा सवाल एक ये होगा कि क्या लग रहा है भाव नीचे में और ऊपर में, अगर आपको पूछूं इस साल के अंत तक के लिए, तो नीचे का भाव क्या देख सकता है? हालांकि टाइम करना कि उसी टाइम में इतना भाव हो जाएगा बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने एक रेंज तो आपके मन में होगा कि MCX की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि 72,000 या 74,000, नीचे और ऊपर की तरफ 76, 78, जो भी आपके रेंज होगी। ऊपर में इस साल के अंत तक क्या देखते हैं और नीचे में कहाँ तक, ताकि लोगों को आइडिया लग जाए, तो उतना उसके आसपास तो वेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट उस भाव तक का नहीं। देखिए, एग्जैक्ट भाव बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की शार्प रैली हुई है, आप देखें, मैं तो इसको 30% का रैली मानता हूँ, करीब करीब 9% के एडजस्टमेंट को देखेंगे। हाँ, अगर ड्यूटी कट को आप हटा दें तो 30% का इसको रैली देखते हैं, और ये डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप 30% की रैली देखते हैं तो 10% करेक्शन तो कभी भी आप उम्मीद कर सकते हैं। 10% है, क्यों उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि महीने में मैं टाइम नहीं पूछूँ कि दिवाली, दिसंबर, ठीक है, ऐसा नहीं है। 10% की अगर करेक्शन होती है तो एक हेल्दी करेक्शन होगा सर, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा। 30% का शार्प प्राइस ये डाइजेस्ट नहीं होता है। मेरा ये कहना है कि यहाँ से अप नियर फ्यूचर में अपवर्ड मूवमेंट जो है वो 2%, 5% मैक्सिमम है, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो 10% तक ही हो सकती है। तो ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, नीचे की कहानी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जिस तरह की जियो पॉलिटिकेशन टेंशन चल रहे हैं, अभी कुछ और वार के भी ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से और एक बड़ा जंप भी मिल जाए आपको। ओके, मतलब दोनों तरह के 10% ऊपर और नीचे दोनों का रेंज देखने को मिल सकता है लंबी अवधि का, लेकिन कब होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सर, क्या चल रहा है, भाव अचानक से बढ़े हैं, तो क्या डिमांड सिनेरियो में कुछ चेंजेज आए हैं, कुछ शिफ्ट आप देख रहे हैं लाइट वेट ज्वेलरी या कुछ सिल्वर की तरफ या छोटे प्राइसेस वाले ज्वेलरी की तरफ, इस तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए, जब से गोल्ड का रेट 30,000 से सीधा
कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ, 50,000 हुआ, 60,000 हुआ, तब से ही जो ज्वेलरी का ट्रेंड है वो लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ चला गया। ओके, तो अब देख रहे हैं कि लाइट वेट की तरफ लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि दाम भी काफ़ी बढ़े हैं। 50-60 हज़ार के ऊपर जब से भाव गया है तब से, और नए जनरेशन को लाइट वेट ज्वेलरी पसंद भी आती है। लेकिन उनका कहना यही था कि लंबी अवधि में ट्रेंड अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर दिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपको बता दें शुगर को लेकर। शुगर को लेकर खबर ये है कि इस्मा ने 2023-24 में बम्पर चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है। इस साल 333 लाख टन चीनी का उत्पादन है। 20% ब्लेंडिंग लक्ष्य के लिए इस्मा का कहना है कि 102 लाख टन एथनॉल की ज़रूरत होगी। 50 लाख टन यानी 55% एथनॉल सिर्फ शुगर इंडस्ट्री ही डिलीवर करेगी। और इस्मा ने एथनॉल प्राइस बढ़ाने की मांग की है, साथ ही चीनी की MSP भी बढ़ाने की मांग की है। साथ ही खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी जी का भी बयान आया है कि चीनी की MSP बढ़ाने पर और एथनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी पर हम विचार कर रहे हैं। सरकार का इस पर विचार चल रहा है। राहिल शेख साहब हैं हमारे साथ। सर, खाद्य मिनिस्टर का, फूड मिनिस्टर का ये बयान आया है, ये कितनी पॉजिटिव खबर है कि MSP बढ़ाने पर वो विचार कर रहे हैं और एथनॉल बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि अगर आप जुलाई के महीने को देखिए तो सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था कि MSP की बढ़ोतरी होने वाली है और तभी भी माहौल ऐसा था कि हो जाएगा। अभी आज मंत्री जी ने कहा है सरकार की प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है, बट जैसे कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, तो मुझे लगता है बहुत वेलकमिंग स्टेटमेंट है इनका कि इन्होंने MSP बढ़ाना बहुत जरूरी है। द रीजन, इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसके बैकग्राउंड रीजन ये है कि MSP की शुरुआत हुई थी 2018 में और हमने पहला MSP देखा था 29 रुपए पे। फिर उसके बाद फरवरी 2019 में हमारा MSP जो है वो बढ़ करके 3100 रुपये हुआ और उसके बाद 4 साल हो गए कि MSP पे कोई भी वृद्धि हुई नहीं है। और जहां तक के वो टाइम पे FRP था, जो गन्ने का दाम है, वो 275 रुपये था और आज गन्ने का दाम 340 रुपये है। तो अगर आप दोनों को एनालिसिस कर लोगे तो तकरीबन 4% से MSP बढ़ी है और 20% से लगभग आपका FRP बढ़ा है। तो अगर 16% MSP और FRP में आज फर्क है, जिसको कि भारत सरकार ने जितना जल्दी हो सके, या अक्टूबर के महीने से नया सीजन शुरू होने वाला है, तो मेरा ये निवेदन रहेगा सरकार से कि इसको जितना जल्दी हो सके इसे ये डिसीजन लेना चाहिए। सर, वैसे शुगर सेक्टर के लिए और क्या आपको लग रहा है, क्या करने की ज़रूरत है ताकि जिस तरह से सरकार का फोकस ब्लेंडिंग पर है, पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग पर, ताकि इसमें इस नए सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी आए? क्योंकि इस्मा की तरफ से कहा गया है कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों पर टैक्स के बोझ को कम करना चाहिए, उस तरह के एनवायरमेंट बनाने चाहिए ताकि इस सेक्टर में निवेश भी हो और उसका फ़ायदा पूरी इंडस्ट्री को मिले। तो देखिए, जहां तक 2-3 चीजें थी। एक तो पिछले साल हम पे सबसे बड़ी जो प्रतिबंध लगी वो थी कि हमारा एक्सपोर्ट बैन हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो भारत सरकार ने अपने आंकड़े लगाकर विश्लेषण कर ले तो हमारे पास तकरीबन 78 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है और मैरेक्स और मेयर का जो हमारा अपना अनुमान है कि 347 लाख टन हम चीनी बनाएंगे। उसमें से अगर 50 लाख टन हम एथेनॉल में डाइवर्ट करेंगे और डोमेस्टिक में 29 लाख का हम खपत करेंगे तो भी हमारे पास उपलब्ध स्टॉक जो है अगले अक्टूबर में स्टार्टिंग से पहले तकरीबन 80 लाख टन का रहेगा। तो 20 लाख टन हमारे पास आज की माहौल ऐसा है कि हम उसको इमीडिएटली एक्सपोर्ट के लिए दे सकते हैं। और आपको बता दें कि आज डोमेस्टिक व्यापार बाजार में और इंटरनेशनल बाजार में काफी अंतर है। आज इंटरनेशनल बाजार में हमको 45 रुपए किलो की कम से कम रियलाइजेशन होगी, जहां के डोमेस्टिक व्यापार में आज 36 रुपए का कम से कम एनालिसिस हमारा रियलाइजेशन है। और एथेनॉल की प्राइसिंग बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो मक्के की प्राइसिंग आज 71 रुपए की है और शुगर केन जूस की 65 या 66 रुपीज की है। तो ये थोड़ा सा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है वो समझ नहीं आया है, जिसको कि आप इमीडिएटली अराउंड 8 से 10% जो है वो एथेनॉल प्राइसिंग बढ़ना चाहिए। और एथेनॉल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि 20% ब्लेंडिंग करनी है। तो 20% ब्लेंडिंग करने के लिए हमको 50 लाख टन को कम से कम डाइवर्ट करना पड़ेगा। शक्कर से योगदान 55 से 60% लगेगा, तब हमारा ये 20% अचीवमेंट होगा। और तीसरा जो हमने MSP पे ऑलरेडी बात कर ली। तो मोटे मोटे मुद्दे ये है, ये जो इमीडिएट मुझे लगता है सीजन शुरू होने से पहले इस पे विचार विमर्श करके इसे इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, तो एक्सपोर्ट
को वापस से खोलने की मांग, मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने की मांग और साथ ही एथनॉल के प्राइसेस को रिवाइज किया जाए, बढ़ाया जाए, ये आप लोगों की इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड है। शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला। केडिया जी, वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को फटाफट जवाब दिए, ढेर सारे जवाब दिए। बहुत सारे सवाल रह गए हैं, उनके जवाब हम आगे के शो में ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो वो कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।